हेलो एवरीवन, पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे एचटेट 2020 लेवल 2 सीडीपी के क्वेश्चंस और ये होगा हमारा मॉक टेस्ट नंबर 16। बच्चों, ये जो एग्जाम था ये एचटेट 2020 वाला, ये अभी जनवरी में ही हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफी कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं। और हरियाणा आपका पड़ोसी लगता राज्य है राजस्थान का, तो क्या पता उससे भी क्वेश्चंस आ जाएं, और ना भी आए तो कम से कम आपकी एक रिवीजन कॉन्सेप्ट की तो होगी ही होगी। तो प्रीवियस पेपर्स में आस पास के स्टेट के करने से, और वो भी जो करंट में हुए हैं, वो काफी मदद दे सकते हैं इस अप्रोच के साथ कि नई चीज सीखने को मिलेगी, नई चीज जानने को मिलेगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला सवाल, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? अब भाई ये हाइपोथेसिस, यानी कि आप जो है स्टेटमेंट्स बनाते हो कि ये इस चीज का पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आप लॉजिकली आर्ग्यू कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स, जो लिखे हुए तथ्य है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये आती है हमारी स्टेज 4 के अंदर, जो कि होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये 11 से 15 है। ये 0 to 2 है, ये तो हमारी स्टेज 1 है, सेंसरी मोटर इसमें नहीं आता। 2 से 6 हमारी स्टेज 2 है, प्री ऑपरेशनल, इसमें भी नहीं आता। स्टेज 3 6 से 11 ये जो है ये है कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर लॉजिक तो आ जाता है, मगर हाइपोथेसिस बनाना, स्टेटमेंट से एब्स्ट्रैक्शन करना, वो नहीं आता। वो सब आता है हमारा स्टेज 4 लेवल, जिसको लेवल 4 भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? वलास नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने 1926 में 4 स्टेजेस दी थी, जो कि हमारे एक क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का जो प्रोसेस होता है उसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है तैयारी करना। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको उसे सॉल्व करना है, तो आप उसके सारे पक्षों की जांच परख, आप जो है उसके सारे पक्षों को देखोगे, आप एक कंक्लूजन तक पहुंचने का काम करोगे, मतलब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सारी चीजें सोच रहे हैं, वो हो गई प्रिपरेशन। इसके बाद आ गया इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का पीरियड ये होता है कि जिसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं होती। कई बार आप उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हो, आप उसने उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया, तो मतलब अनकॉन्शियस में, यानी आपके अवचेतन मन में कई चीजें जो कि प्रॉब्लम के समाधान में या फिर कुछ नई सृजनात्मकता में दिक्कत कर रही थी, तो आपका अनकॉन्शियस उन इंटरफियरिंग, यानी उस तंग करने वाली चीजों को अपने आप हटा देता है, और अल्टीमेटली आप जो है एक सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हो। जैसे कि आर्किमिडीज थे, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि चीजें क्यों तैरती है पानी के ऊपर, तो वो एक इंक्यूबेशन में थे, यानी कि वो पानी के अपने बाथटब में बैठे थे जब उनको ये आइडिया एकदम से स्ट्राइक किया। तो इंक्यूबेट, इंक्यूबेट यानी ये आपने देखा होगा, यानी कि एक अकेला करना। जो एग्स की इंक्यूबेशन की जाती है हैचिंग के लिए, तो वो यानी अलग से करना। तो इसके बाद आता है हमारा इनसाइट। इनसाइट के अंदर जो हमें इंक्यूबेशन के बाद सॉल्यूशन मिला है, उसको आप जो है वो अप्लाई करके देखते हो, ठीक है। आप जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्या वो प्रैक्टिकल है, आप ये सारी बातें करते हो, और एंड में आप जो है उसको वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करके अगर वो ठीक ठाक लग जाता है, आपको नई चीज मिल रही है, ठीक है, बाय चांस वो नहीं लग रहा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, तो उसके बाद आप दोबारा इनसाइट वाली स्टेज पे जाओगे, और जो आपको इंक्यूबेशन से सॉल्यूशन मिला था उसमें कुछ फेरबदल भी कर सकते हो, और फिर दोबारा अप्लाई करके जांच सकते हो। और वेरिफिकेशन के बाद हमेशा याद रखना, क्रिएटिविटी में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा ओपन एंडेड होता है, यानी उसको इस तरीके से दिया जाता है कि और कोई क्रिएटिव, और कोई सृजनशील आदमी अगर उस पर जुड़ता है तो वो अपने विचार, अपने मत, अपनी बात भी जोड़कर उसे नया बना सकता है। मतलब वो एक क्लोज एंडेड आंसर नहीं होता। तो इसलिए इसका स्टेप है पहला प्रिपरेशन, फिर है हमारा इंक्यूबेशन, फिर है इनसाइट, फिर वेरिफिकेशन, यानी तैयारी करते हैं, फिर परिपाक करते हैं, फिर अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट, सोचना, ठीक है, फिर आप सत्यापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें
क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है उसमें ये 4 स्टेजेस दी गई है। इन स्टेजेस को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले कौन सी आती है बाद में कौन सी आती है, इस तरीके से। वलास जो 1926 में उन्होंने एक 4 हमारे स्टेप्स दिए थे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी में कि ये इस ऑर्डर से होते हैं, और वही ऑर्डर इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब समझने की कोशिश करते हैं वो ऑर्डर क्या है। सबसे पहला है प्रिपरेशन। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए तैयारी करते हो, यानी उस चीज को किन किन नजरियों से देखना है, उस चीज के बारे में क्या क्या खोजना है, वो चीज किन किन चीजों से जुड़ी हुई है। इसके बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि आप जो है फिर उस चीज को, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही या फिर कोई नई चीज नहीं बन पा रही, तो आप एक ऐसी चीज पे चले जाते हो कि उस पर सोचना ही छोड़ देते हो। जब आप उस पर सोचना छोड़ देते हो तो आपके अनकॉन्शियस में यानी अवचेतन मन के अंदर जो चीजें उस नई चीज को खोजने में इंटरफेयर कर रही थी, दिक्कत कर रही थी, तो अनकॉन्शियस अपने आप उनको रूल आउट कर देता है, हटा देता है। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, इनसाइट, या फिर इसे इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। फिर आप एकदम से आहा मोमेंट आती है, यानी कि जैसे कि आप जो है इल्यूमिनेट होके उस प्रॉब्लम का नया हल खोज देते हो, वो कहलाता है इनसाइट। अंतर्दृष्टि, सूझ, वो आपके अंदर आती है। जैसे कि आर्किमिडीज जो थे, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था चीजें कैसे तैरती है इन सारा, तो वो जो थे उनको ये प्रिंसिपल कहाँ आया था? उनको ये प्रिंसिपल आया था जब वो बाथ टब में थे। तो देखिए इनक्यूबेट हो गए वो, उन्होंने सारे विचार छोड़ दिए एक पॉइंट के लिए, जो प्रॉब्लम पे वो नया कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, और इनसाइड एकदम से उन्होंने वो उस चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, तो भी एकदम से उन्हें सूझ आ गई, यानी अंतर्दृष्टि हो गई, यानी सॉल्यूशन आया। उसके बाद आ गया वेरिफिकेशन। जो आपने नया प्रोडक्ट निकाला है, क्रिएटिव प्रोडक्ट निकाला है, आप उसको जो है सृजन प्रोडक्ट को अप्लाई करके देखेंगे क्या वो हर चीज में फिट बैठ रहा है, या फिर अगर वो नहीं फिट बैठ रहा तो इनसाइट से जो आपकी सॉल्यूशन आया उसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे, यानी उसको फेर बदल करके और फिर वेरिफिकेशन में फिट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद करना रखना कि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस भी है और अपने बाद जो निकल कर आता है वो एक क्रिएटिव प्रोडक्ट भी है, यानी सृजनात्मकता का एक उत्पाद भी निकल कर आता है। तो अपने आप में वो एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। और जो प्रोडक्ट निकल कर आता है ना बेटा, जो क्रिएटिव प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि वो ओपन होता है, यानी कि और कोई भी अगर उस पर नोवेल्टी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी ये चीजें लगाए ना तो वो अपने तरीके का उसे बना सकता है। तो वो ओपन एंडेड होता है, वो क्लोज एंडेड नहीं होता। तो 4 स्टेप आप देख सकते हैं। पहले होती है तैयारी, फिर होता है परिपाक, अकेले चले जाना, फिर होता है अंतर्दृष्टि, एकदम से जवाब का आना, और एंड में आप उसे सत्यापित करते हो। तीसरा क्वेश्चन, कटेल जो थे, रेमंड कटेल, उन्होंने कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की। उन्होंने कहा जो हमारा कल्चर होता है ना, यानी कि एक कल्चर के अंदर जैसे जो एडवांटेजेस पोजीशन पे है, यानी जिन लोगों को शिक्षा मिल रही है, जिन लोगों को इस तरीके के टूल्स अवेलेबल है, यानी उन्हें वर्बल मटेरियल, उनको प्रिंट मटेरियल मिल रहा है, तो फिर अगर उन्हीं चीजों से उनकी बुद्धि की जांच की जाती है तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगे। या फिर किसी को जो ऐसे वो वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल के अंदर ऐसे क्यूब होता है, वो छोटे बच्चे से ही, यानी कोई एफ्लुएंट फैमिली का है, उसे खेलने को मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसे लोगों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज है, जिनकी भाषा को इस तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो इसलिए उसने कहा कि कल्चर का जो है वो काफी फर्क पड़ रहा है, जिससे कि इंटेलिजेंस नापी जा रही है। तो उसने कहा कि ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने चाहिए जो कि कल्चर फ्री हो, जो कि संस्कृति मुक्त हो, और ये ग्रुप स्केल बनाए उसने, और उसने बनाया IPAT, जिसके अंतर्गत 3 स्केल होते हैं। पहला स्केल जो होता है वो लगता है 4 से 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, या फिर मेंटली डेफिशिएंट, यानी जो मानसिक दोषी युवक है वो भी, उनके लिए भी ये लगता है। इसमें बीच में देखो बच्चों एंड आएगा, या तो 4 से 8 वालों पे लगा लो, या फिर मेंटली डेफिशिएंट पर्सन्स की ओर लगा लो। तो यही इसका आंसर है। जो स्केल 1 है वो 4 से 8 या फिर मेंटली डेफिशिएंट पर्सन्स के लिए है। स्केल 2 जो था बेटा वो 8 से 12 साल तक वालों के लिए था, और स्केल 3 जो था वो था हाई स्कूल और या फिर उससे सुपीरियर एडल्ट्स, यानी जो हाई स्कूल में जो बच्चा जा रहा है या उसके लिए, या फिर उससे भी जो बड़े एडल्ट्स हैं उसके लिए। इसने 3 स्केल की बात की थी कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन है ना जिसने डीप में पढ़ा होगा उसको 1 नंबर दे देंगे और बाकियों को ये पता ही नहीं चलेंगे ये कहां से आए हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस काफी डिमार्केट कर देते हैं, जो कि क्वालिफाई करते हैं उनके बीच में, और जो क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर डालता है थोड़े बहुत। तो बेटा इसका आंसर है 2।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशनल साइकिल से संबंधित नहीं है? अभी वही अभिप्रेरणा की साइकिल होती है हमारी, सबसे पहले होती है नीड होती है ना, वो होती है आवश्यकता। जैसे कि आपकी आवश्यकता हो गई रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब है। फिर नीड से प्रोत्साहित होकर एक अराउजल आता है और उससे अराउज होकर जो कि काम किया जाता है वो कहलाती है ड्राइव जो है बेटा वो पुराना शब्द है। ड्राइव को हटाकर आजकल मोटिव कहा जाता है। ठीक है, मोटिव न्यू वोकेबलरी है जो आजकल यूज की जा रही है। पहले जो साइकोलॉजी में वर्ड यूज करते थे वो ड्राइव करते थे यानी अंतर्नोद, और आजकल मोटिव ये वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है। ये ड्राइव का ही एक और सिनोनिमस वर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपको इंसेंटिव, यानी कि आपको क्या प्रोत्साहन में मिल रहा है, यानी कि आपको पॉजिटिव चीज मिल रही है या नेगेटिव चीज मिल रही है, और आपका कैसा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि आप किस चीज को पाने के लिए ये सारा काम कर रहे हो। यानी नीड यानी भूख लगी, भूख से आपको ड्राइव हुई, ये मोटिव है आपको कि मुझे भूख शांत करनी है। आपको इंसेंटिव पॉजिटिव चीजें मिली, एक गोल डायरेक्टेड आपने बिहेवियर किया रोटी को पाने के लिए, और वो नीड फिर सेटिस्फाई हुई। टेम्पररी नीड कभी परमानेंट सेटिस्फाई नहीं होती, फिर दोबारा भूख लगने लगेगी तो दोबारा ये साइकिल चल पड़ेगी। तो ये तो मैंने एग्जांपल जो दिया था रोटी वाला, वो एक तरीके की मैंने आपको फिजिकल नीड्स का दिया था। हमारी साइको सोशल नीड्स भी होती है, जैसे कि हमारा हो गया हमारा अचीवमेंट वाली नीड, यानी कि कुछ पाना या अचीव करना समाज में दिखा के, वो सारी नीड जिसकी बात मैककिलेंड ने की थी। तो हमारी नीड भी दो तरीके की होती है, जो कि हमारी बेसिक जो कि हमारी शरीर से जुड़ी, देखिए नीड एक हो गई हमारी बेसिक जो शारीरिक जुड़ी हुई, और एक जो है वो हमारी सोशो साइकोलॉजिकल जो कि हमारे समाज से जुड़ी हुई है। जैसे कि नीड फॉर रिकॉग्निशन, कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे, नीड फॉर अचीवमेंट, मैं जो है किसी चीज को अचीव करूं, तो वो सारी है वो सोशो साइकोलॉजिकल है। तो इमोशन इसका कोई पार्ट नहीं है। संवेग तो आपने देखा साइकिल में कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर है। लर्निंग डिसेबल्ड यानी अधिगम अक्षम शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? भाई वो यूज किया था सैमुअल कर्क ने, ये अमेरिकन थे। अब एक बार हम इन्होंने जो लर्निंग डिसेबल्ड की डेफिनेशन दी उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, ताकि फिर हमें याद भी रहेगा। इस तरीके के ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप एक बार ऐसे पीपीटी में आपने देखा कि हाँ ये और बताई थी, तो इन्हीं बातों से जब एग्जाम में आएगा तो वो आपको मदद करेंगी। ये बातें बिल्कुल सीधा आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, मगर उससे आप जो है उसे भूल जाओगे, क्योंकि वो आप रोट मेमोरी में रहेगी। अगर जोड़ कर देखेंगे, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और एक चित्र दिमाग में बना लेंगे, तो बाय चांस आपके एग्जाम में पेपर आए तो वो इमेज है ना, वो भी आपको मदद कर देगी क्वालिफाई करने में, आंसर देख पाने में। तो देखिए, ऐसे कर्क जो थे उन्होंने 1971 के अंदर एक डेफिनेशन दी थी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, अधिगम अक्षमता के बारे में। इसका मतलब ये है कि ये उन चीजों से संबंधित नहीं है, उन बच्चों से संबंधित नहीं है जिनके अंदर बहुत ही कम या फिर टेम्पररी डिफिकल्टी आ रही है, यानी कि थोड़ी बहुत सीखने में उनको दिक्कत आ रही है। ऐसा इसका मतलब उन बच्चों से नहीं है, इसका मतलब उन बच्चों से है जिनके अंदर एबिलिटी यानी कि जिनकी उनकी जितनी क्षमता है और वो जो उनको अचीव कर रहे हैं, यानी कि जितनी क्षमता है और अचीवमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यानी जो उनकी परफॉर्मेंस है और जो उनकी योग्यता है उनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो वो कहलाती है लर्निंग डिसेबिलिटी। और ये जो है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मेंटल रिटार्डेशन के तहत। सेंसरी इंपेयरमेंट यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है, श्रवण कौशल और ये सारी, या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, या फिर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन चीजों से लर्निंग डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो इनेट है, यानी इंडिविजुअल के अंदर है, और डिसफंक्शनल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा सीएनएस है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जिसके कारण बच्चा जो है वो अधिगम नहीं कर पा रहा है। तो यही एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये जो टर्म है ना, मेंटल रिटार्डेशन, सेंसरी इंपेयरमेंट, इसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मगर इन चीजों को टर्म को लेकर आप अधिगम अक्षमता को एक्सप्लेन मत करो। अधिगम अक्षमता जो है वो डिसफंक्शनल सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण है मेनली। लर्निंग डिसेबिलिटी के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया पठन वैफल्य, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन करने में जो वैफल्य हो रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर ने दी थी, उससे आपका क्या संबंधित नहीं है?
सीधा सा इनसाइट, देखते ही इनसाइट वर्ड को आप देख लीजिए, अंतर्दृष्टि, ये तो भाई गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, तो यही नहीं है सूझबूझ का सिद्धांत। जैसे कि जो वो सुल्तान नाम का चिंपांजी था, तो कैसे उसने सूझ का परिमाण लगाया, दो चीजों को जोड़कर उसने बाहर से केले अपने और बुला लिए, तो वो केले खींच लिए, तो वो कहलाता है इनसाइट, जो कि इसके अंदर नहीं है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। रीइंफोर्समेंट तो है वही, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे आप, जो है पुरस्कार रिवॉर्ड बार बार देते रहोगे, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, यानी कि आप अनप्लेजेंट चीज को हटा लोगे ताकि आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो, जो आप व्यवहार चाहते हैं वो बढ़, तो ये तो है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये होती है कि आपने जो है एकदम से रिकवर ही हो गई, यानी कि आपने जो अनुबंध बनाया वो जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो फिर भी आपको लगा चला गया और एकदम से वो दोबारा आ जाए, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटेंशन यानी कि खत्म हो जाना, जो कि आपने बनाया है अनुबंध वो खत्म हो गया, तो वो भी इसके अंदर आता है। इनसाइड नहीं आता, वो गेस्टाल्टवादियों का है, तो वो आ गया आंसर 1। अब हमारा ये देखिए जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया, पूछा गया ये सवाल है, उसमें पूछा गया है कि हमारी हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी ये कौन सी स्टेज में आती है। अब हम देखेंगे जो पियाजे जो थे उन्होंने मोरालिटी दो तरीके की बात की, एक होती है स्टेज 1 और एक की मोरालिटी, और एक होती है स्टेज 2 की मोरालिटी। स्टेज 1 की मोरालिटी 4 से 7 साल वाले बच्चे के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और बीच में एक फेज होता है 7 से लेकर 10 साल तक का ट्रांजिशन। इसके अंदर जो बच्चा नैतिक तर्क ना कर सकता है तो वो स्टेज 1 वाली भी कर सकता है, 2 वाली भी कर सकता है, वो हालात पर निर्भर करता है, वो पूर्ण रूप से 2 पर तो नहीं पहुंचता, स्टेज 2 वाली रीजनिंग नहीं दे रहा वो नैतिक तर्क ना, और ना ही, और कई बार 1 वाली भी दे देता है, तो इसलिए ये एक ट्रांजिशन फेज है, यानी दौर है जिससे बच्चा गुजरकर फिर स्टेज 2 वाली तर्कना देने लग जाता है, जो कि 10 से 14 साल के बच्चे देते हैं, ठीक है। ये हो गई स्टेज 2। अब हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 के अंदर आती है हमारी हेट्रोनोमस, जो कि यहाँ पर भी आया है वर्ड हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, परायता अन्य उन्युक्ता। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे बच्चा जो है वो मोरालिटी को, नैतिकता को सोचता है कि वो बाहर की तरफ से मिली हुई है, बड़ों ने बनाई है, हेट्रोनोमस है, और मोरालिटी रियलिज्म है, यानी कि रूल जो है वो बड़ों द्वारा बनाए गए हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, बनी हुई सोच का परिणाम है, नैतिकता बाहर से उसके ऊपर सौंपी गई है, ठीक है। ये होती है इस तरीके की वो तर्कना देता है। इसके बाद जब वो स्टेज 2 में आ जाता है तो मोरालिटी यानी कि नैतिकता की बात उसको लगता है हाँ ये नैतिकता की कोई चीज है, उसके अंदर वो अपना मत अपने अंदर सोचता है कि हाँ मैं नैतिक तर्कना दे रहा हूं, ये मेरी सोच है। नैतिकता जो है वो मॉरल रिलेटिविज्म पे आधारित है, यानी कि रूल जो है उनको चेंज किया जा सकता है, बशायदे कि सब मिलकर कोऑपरेटिवली उन पर विचार विमर्श करें और फिर वो चेंज हो सकते हैं। तो इसे स्टेज 2 को मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। ऑटोनोमस शब्द से याद रखिएगा, और यानी ऑटोमेटिक यानी अपने आप से, अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो आप। हेट्रोनोमस यानी हेट्रो यानी कोई और, यानी बड़ा, जो कि आपके ऊपर नैतिकता इंपोज कर रहा है, तो चाहे आप उसकी बात डर कर मान रहे हैं या फिर आप जो है बस सीधा उसे ओबे कर रहे हैं, तो ये सारी बात आती है। अब हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी ये आती है भाई हमारी 4 से 7, तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 8 ईयर्स के अंदर, ठीक है। ये इसका आंसर है, यानी नैतिकता बाहर है, नैतिकता बंदे के अंदर नहीं है, ऐसा बच्चा सोचता है। ये भी एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, जिसने अंदर तक डीप तक स्टडी करी होगी वही बच्चा इसे कर पाएगा। देखिए क्रैशमैन ने जो है उसने पर्सनैलिटी की टाइप्स दी थी, यानी कि जो हमारी व्यक्तित्व होता है उसके अलग अलग टाइप होती है, यानी कि 3 तरीके की उसने शरीर को देखते हुए उसने क्लासिफिकेशन की, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी उसने टाइप नहीं दी थी। उसने जो नहीं दी थी भाई वो एस्थेटिक नहीं दी थी, एस्थेटिक जो है वो कलात्मक, उसकी इसने कोई बात नहीं की थी। उसने जो 3 टाइप दी थी वो हम देखते हैं, जैसे पिकनिक, यानी कि पिकनिक जी आप इस तरीके से याद करिए, पिकनिक पे जाके बहुत खाते हैं ना, तो पिकनिक पे यानी मोटा आदमी। हैविंग फैट बॉडीज, ठीक है, ये सोशलेबल हैं, यानी कि वो बहुत ही सामाजिक हैं, जॉली हैं, हंसते रहते हैं, इजी गोइंग है, आसानी से बात कर सकते हो, अच्छे नेचर के और पॉपुलर लोग होते हैं, वो हो गए हमारे पिकनिक। पिकनिक पे जाने वाला सोशल बंदा, ऐसे याद रख सकते हो। एथलेटिक, अब एथलेटिक से आप याद कर लीजिए एथलीट, जैसे कि आपने विराट कोहली को देख लिया, तो अब एथलेटिक बंदे कैसे होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं यानी पॉजिटिव सोचते हैं, एडजस्टेबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होते हैं, तो उसने ऐसा बोला। अब आगे हमारा तीसरा अस्थेनिक, अस्थेनिक या फिर लेप्टोसोमैटिक, और हिंदी का शब्द देखिए बहुत ही बढ़िया है, इसमें लंब का है,
लंबकाय हो गया यानी लंबा। अब लंबा जो हो गया ना कोई बहुत ज्यादा, तो उसको पतले से भी जोड़ लीजिए। अब लंबा पतला, ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोगों को उसने कहा लेप्टोसोमैटिक या एस्थेनिक को, ये जो होते हैं अनसोशिएबल होते हैं, यानी ज्यादा मिलजुल कर नहीं रहते, रिजर्व रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, शाय शर्मीले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं यानी चीजों पे बड़ी जल्दी भावुक हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इस तरीके की उसने बॉडी टाइप, शरीर की बनावट के आधार पर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की बातें की गई, तो उसने ऐसी करी। मगर इस टाइप पर्सनैलिटी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। जरूरी नहीं है जो मोटे लोग हों वो काफी सोशलेबल और हंसते हुए खुश मिजाज हों, तो इस तरीके के अपवाद देखे गए। तो इसलिए टाइप थ्योरी को क्रिटिसाइज बहुत किया गया कि शरीर की बनावट पे आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता सकते। मगर हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्रैशमर जो थे उन्होंने कौन सा नहीं दिया, उन्होंने एस्थेटिक यानी कलात्मक की कोई बात नहीं की। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना आरंभ हो जाते हैं? भाई वो होते हैं, वो स्टेज कहलाती है प्यूबर्टी, वह संधि। प्यूबर्टी वो पीरियड होती है जब हमारा चाइल्डहुड खत्म हो जाता है और हमारा एडोलेसेंस यानी हमारी किशोर अवस्था शुरू होने वाली होती है, तो वो दौर कहलाता है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में आप देख सकते हैं लड़के और लड़कियां, लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आती है, 9 से 13 वर्ष तक ये रहती है। अप्रोक्सीमेटली रेंज दे रखी है, किसी में 9 में आ जाती है, किसी में 10 में, किसी में 11 में, मतलब 9 से 13 के बीच में सब लड़कियों में आई जाती है। और लड़कों में आती है भाई 11 से लगभग 15, ठीक है, लड़कों में थोड़ा लेट आती है। अब हम डिफरेंस देख सकते हैं कि लड़कियों में क्या क्या होता है। लड़कियों की आप पॉइंट्स देखिए कि ये है कि हेयर ग्रोथ होती है अंडर आर्म्स में और प्यूबिस में, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लग जाती है, ओवरी बड़ी होने लग जाती है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एक तरीके से लड़कियां जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती हैं, यानी कि वो फुल रूप से मतलब एक लेडी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बॉयज के अंदर। बॉयज के अंदर भी हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं। जो बॉयज के अंदर हार्मोन सिक्रीट होता है आप देख सकते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर इंक्रीज होता है वेट और हाइट में, और हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, आवाज बदलने लग जाती है, वो आवाज भारी होने लग जाती है, और कईयों के अंदर एक्ने यानी मुंह पे मुहासे भी आने लग जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो सकता है और वो रेडी हो जाते हैं आगे, मतलब कि वो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यूबर्टी के अंदर ये सारी स्टेज होती है, फिर आ जाती है किशोर अवस्था और एंड में आती है फिर अडल्ट, उसके बाद आती है अडल्टहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर तो आप प्यूबर्टी नहीं आ सकती। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सेक्सुअल चेंजेस थोड़ी आते हैं, छोटे बच्चों के अंदर 2 से 6 में कहाँ आ जाएंगे। लेटर एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस तो मतलब है किशोर अवस्था खत्म होने पे। अरे किशोर अवस्था की स्टार्टिंग में, शुरू होने से पहले ही जो स्टेज होता है प्यूबर्टी, उसमें आ जाते हैं। अडल्टहुड, अडल्टहुड में तो उससे पहले ही आ चुके होते हैं। अगर आप देखें ऐसे चाइल्डहुड, फिर ये जो पीरियड है ना ये है प्यूबर्टी का, जिसके अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। और उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, और फिर आता है एडल्टहुड यानी कि वयस्क अवस्था, और फिर आती है आपकी ओल्ड एज। इस तरीके से देखिएगा, प्यूबर्टी जो है वो ट्रांजिशन फेज है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच का, इसलिए इसे वय संधि काल भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? वही वो किया जाता है पैरासाइकोलॉजी के अंतर। अति अंतरीय मनोविज्ञान की ये जो है कि हिप्नोसिस, टेलीपैथी, दूर बैठे ही किसी की बातों को जान लेना, पुनर्जन्म वगैरह, रीबर्थ हो रहा है, तो ये सारी बातें पैरासाइकोलॉजी के अंदर आती है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर तो शरीर से जुड़ी हुई बातों के बारे में पढ़ा जाता है। क्लिनिकल के अंदर तो भाई किसी के मेंटल प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उसको डायग्नोज किया जाता है और उसको ठीक किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर तो डेवलपमेंटल चेंजेस को देखा जाता है, यानी कि आप छोटे वर्ड से लेकर बड़े होने तक आपके में क्या क्या डेवलपमेंट चेंजेस आ रहे हैं, यानी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, आपका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, आपका मानसिक विकास कैसे हो रहा है, आपका सांवेगिक विकास कैसे हो रहा है। वो डेवलपमेंट की जितनी बात है ना वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है, और ये फुल लाइफ स्पेन में स्टडी की जाती है, ठीक है। हमें पैरासाइकोलॉजी इसका आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग को और क्या कहा जाता है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, जो कि पैवलोव ने की थी, इसको हम जो है वो टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। और टाइप आर कंडीशनिंग जो होती है ना वो हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को, जो कि स्किनर ने की थी। एस आर कंडीशनिंग और यू कंडीशनिंग कोई नहीं होती। अब हम जो है वो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्लासिकल अनुबंधन और ऑपरेंट अनुबंधन।
क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स, उसके बाद जो है आपकी लर्निंग जो होती है, यानी कि जो आपका अधिगम होता है वो रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है, उसको एलिसिट कराया जाता है, यानी कि वो आपसे निकलवाया जाता है एस और आर को पेयर कर करके। इसलिए एस कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस होती है स्टिमुलस की। आप जो है वो कंडीशन स्टिमुलस बार बार देते हो, यानी कि आप घंटी बजाते हो खाने के साथ, वो घंटी इसलिए बजाते हो ताकि आप जो है कुत्ते को घंटी पे लार टपकवा सको। तो वो जो घंटी है, जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि आप एक एलिसिट निकलवाना चाहते हो, डिसाइड रिस्पॉन्स, घंटी पर लार। ठीक है, तो इसके अंदर एस की प्राथमिकता हुई। इस कंडीशनिंग के अंदर बिगिनिंग शुरुआत होती है एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ, जो कि ब्रिंग करता है सर्टेन रिस्पॉन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। Here strength of conditioning is usually determined by the magnitude of condition response, यानी कि आपका condition response कितना हुआ, यानी कि कुत्ते ने कितनी लार टपकाई, कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा है, तो उससे पता चलेगा कि जो हमारी कंडीशनिंग है वो कितनी हुई है। यानी कि हमारी कंडीशनिंग, यानी जो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस था खाना और कंडीशन स्टिमुलस था घंटी, उन दोनों को आपने कितना पेयर किया, फिर ताकि सिर्फ घंटी बजाने पे लार टपके, और घंटी बजाई आपने और लार की मात्रा कितनी है वो बता देगा कि आपकी कंडीशनिंग कितनी हुई है। तो ये कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके अंदर हमेशा याद ये रखिएगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, उसको एलिसिट कराया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो हम एमिट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज द एम्फोसिस ऑन द रिस्पॉन्स, इसके अंदर मेन एम्फोसिस हमारा रिस्पॉन्स के ऊपर होता है कि क्या हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, स्टिमुलस के ऊपर नहीं होता। हेयर बिगिनिंग इज मेड विद द रिस्पॉन्सेज एज दे अकर नेचुरली, जैसे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो अपने आप हो रहे होते हैं, फिर उसको जो है वो शेप किया जाता है। जैसे कबूतर तो जो था वो रिस्पॉन्स करता हुआ अपने आप ऐसे इधर उधर घूम रहा था, फिर धीरे धीरे उसको रीइंफोर्समेंट देके एक पथ पे चलने के लिए उसको शेपिंग कर दी गई। तो यानी स्टार्टिंग हमने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं किया, जो स्टार्टिंग में वो जो रिस्पॉन्स कर रहा था उस रिस्पॉन्स को जो है हमने रीइंफोर्समेंट कर करके, शेपिंग कर करके अपने जैसा जैसा हम बनाना चाहते थे वैसा हमने करवा दिया। हाँ, यहाँ पे जो कंडीशनिंग की स्ट्रेंथ है वो रिस्पॉन्स रेट पे बताई जाती है, यानी कि रीइंफोर्समेंट देने के बाद वो बार बार वो रिस्पॉन्स करता है। द रेट एट विच एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सम रीइंफोर्समेंट, यानी कि कुछ रीइंफोर्समेंट देने के बाद वो कितनी बार वो रिस्पॉन्स हो रहा है, तो रिस्पॉन्स रेट मेजर करेगा कि आपकी कंडीशनिंग कितनी अच्छी हुई है। जबकि हमारे पहले वाले क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हमारी लार का अमाउंट, यानी कि हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स का अमाउंट मेजर कर रहा था, इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स रेट की फ्रीक्वेंसी ऑपरेंट में वो मेजर करेगी कि हमारी कंडीशनिंग कितनी हुई है, अनुबंध कितना हुआ है। बस बेसिकली ये याद रखिएगा। इसके अंदर हमारा स्टिमुलस इंपॉर्टेंट होता है, टाइप 1 कंडीशनिंग में इसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को, और आर कंडीशनिंग यानी टाइप 2 कंडीशनिंग यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी स्किनर वाली कंडीशनिंग, और टाइप 1 टाइप एस पैवलोवियन कंडीशनिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा समझ में आया होगा। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? सीधा क्वेश्चन, स्ट्रक्चरलिज्म, विल्हेम वुंड। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में अपनी एक लैब बनाई थी और उसने मेनली जांचने की कोशिश की थी, टिकनर अपने उसके साथ, कि हमारा दिमाग जो है वो किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, यानी दिमाग की संरचना की उन्होंने बात की थी। और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड से दिमाग के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उनको सोचा था कि वो पता लगा पाएंगे कि दिमाग किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो विलियम वुंड इसका आंसर है, बाकी सारे नाम ही गलत है। विलियम जेम्स जो थे भाई ये फंक्शनलिज्म दिया था इन्होंने। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार पेपर करा रही हूँ तो ये मेरी आंखों के आगे से काफी गुजर रहा है, तो आप भी देख लीजिएगा। मैकडूगल जो थे ना, उन्होंने 14 इंस्टिंक्ट दी थी जो कि जन्मजात होती है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो थे, एक एक इंस्टिंक्ट से रिलेटेड उन्होंने 14 इमोशंस यानी कि संवेगों की बात की थी। अब ये क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं मिसमैच करके या वगैरह, अगर ये आपको 14 याद होंगी किस इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ कौन सा संवेग है तो आप 1 नंबर बिल्कुल ले जाएंगे। अब हमारा है रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। रिपल्शन यानी कि रिपेल करना, उससे रिलेटेड प्रतिकर्षण, उससे रिलेटेड जो संवेग है वो है डिस्गस्ट का। आप किसी से रिपेल करेंगे तो आपको उससे मिलने का मन नहीं करेगा, तो हेट होगा, तो इससे रिलेटेड है इनेट टेंडेंसी रिपल्शन, उससे रिलेटेड इमोशन है हेट। हमें बताना है कौन सा सही है, तो इन्होंने तो गलत दे रखा है हमें बताना है कि फियर किससे जुड़ा हुआ है। फियर जो है भाई वो एस्केप से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, वो हमें देखना है। अब जो रिपल्शन से जुड़ा हुआ जो है वो तो है डिस्गस्ट और हेट, ठीक है, वो फियर से नहीं जुड़ा हुआ। इसके बाद है सेकंड पुग्नेसिटी। पुग्नेसिटी से जुड़ा हुआ है भाई एंगर यानी युयुत्सा, यानी कि आप जो है वो इकट्ठा लेना चाहते हो, कॉम्बैट की भावना यानी कि प्रतिस्पर्धा, तो उससे जुड़ी हुई है एंगर की, तो वो भी नहीं है, वो फियर से जुड़ी नहीं हुई। ठीक है, अपील करना, अपील से है यानी कि शरणागत। शरणागत को क्या होता है, दुख होता है या फिर डिस्ट्रेस है, सैडनेस है, तो वो सारी बातें हैं, वो भी नहीं है। एस्केप यानी पलायन, भाग जाना। भागते कब हो, जब आपको डर लग रहा है, तो थोड़ा लॉजिक से भी देखोगे तो इस आंसर को कर पाओगे, तो इसलिए इसका एस्केप का जो है वो है फियर। अब मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताती हूँ। देखिए, कॉम्बैट करना या फिर पग्नेसिटी करना, यानी लड़ाई झगड़े में तो क्या होता है, गुस्सा आता है, ठीक है। रिपल्शन, एक दूसरे से दूर दूर रहना, तो उससे क्या होगा, हेट होगा। क्यूरियोसिटी यानी कि आप जो है किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, इच्छुक हो, तो वंडर करोगे ना। सबमिशन यानी अपने आप को सौंप देना, उससे आप नेगेटिव सेल्फ फीलिंग होगी। फूड सीकिंग यानी खाने को खोजना, तो उससे भूख होगी। सेक्स, सेक्स से रिलेटेड है लस्ट, ठीक है। सातवां पेरेंटल केयर, यानी पेरेंट जो है वो केयर करते हैं, वो कैसे करते हैं, टेंडर इमोशन है, लव है, प्यार है। ग्रिगेरियसनेस, इससे रिलेटेड है लोनलीनेस यानी अकेलापन। एस्केप, जो कि हमारा यहाँ क्वेश्चन में पीछे पूछा गया था, फियर, डर। डर किस इंस्टिंक्ट भावना से जुड़ा हुआ है भाई, वो जुड़ा हुआ है एस्केप, भाग जाने वाली प्रवृत्ति से। अपील करना, ठीक है, मदद के लिए पुकार करना, तो वो कौन करता है, डिस्ट्रेस में होता है, जो कोई दुखी होता है, शरणागत होता है। 11वां सेल्फ एजर्शन, यानी अपने आप को ऊपरी तरीके से किसी ऊपर थोपना, तो वो एक तरीके की सेल्फ फीलिंग हुई, आप जो है पॉजिटिव हो अपने को लेकर, इसलिए तो आप अपने आप को असर्ट कर रहे हो, आप अपने आप को पेश कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिवनेस यानी कुछ बनाना, कुछ बनाना किससे जुड़ा हुआ है भाई, वो सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिवनेस से जुड़ा हुआ है। एक्विजिटिवनेस, ये जो है यानी कि मैं इसका एक्विजिशन कर लिया, जैसे लैंड एक्विजिशन होता है ना, भूमि अधिग्रहण। अब अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ, अधिग्रहण जुड़ा हुआ है कि ये भूमि किसकी है, और ऐसे ही एक्विजिटिवनेस, एक्वायर करना, वो इसकी ओनरशिप, किस चीज से वो ओनर, इसका मालिक कौन है। लाफ्टर यानी कि हंसना, वो किससे, उन्माद, ये किससे रिलेटेड, अम्यूजमेंट से यानी खुशी से। ये आप जो है ये 14 इंस्टिंक्ट और इनसे रिलेटेड इमोशंस को 3-4 बार कॉपी में अपने आप लिख कर कीजिए, और बार बार चेक कीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। समझ के करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, मगर ये करना जरूरी है, बार बार आ रहा है। व्हाट इज आईक्यू रेंज ऑफ सीवियर मेंटली रिटार्डेड। अब सीवियर मेंटल रिटार्डेड का जो है वो 20 से 35 आईक्यू है, ठीक है। फाउंड यानी बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो उसका आईक्यू है बिलो 20, ठीक है। और 36 से 51 जो है वो मॉडरेट वाले का है, और 50 से 60 है माइल्ड, यानी जिसके कम कम जो है मेंटल रिटार्डेशन है वो है माइल्ड को जो है भाई, आप वो है, आप जो है एजुकेबल होते हैं माइल्ड वाले, यानी आप इन्हें आप जो है कॉन्क्रीट यानी जो दिखने वाले सामान के साथ आप थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा सकते हो। मॉडरेट वाले को थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हो कि कैसे आप जो है टॉयलेट, बाथरूम और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन में जिन्हें उन्हें मदद आए। और ये जो होते हैं ना हमारे सीवियर और प्रोफाउंड, इनको तो कस्टडी में कस्टोडियल रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की आईक्यू की रेंज जो है ये 20 से 35 है। और ये जो दे रखी है ना, ये वाली, ये जितनी, ये जो है ये स्टैनफोर्ड बिने जो 1916 में आया था, उसमें जो आईक्यू था उसकी रेंज के आधारित पे ये क्लासिफाई किया गया है, थोड़ा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन यानी सोचना, स्मृति मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, भाषा लैंग्वेज जो है वो थॉट को पैदा करती है या थॉट लैंग्वेज को पैदा करती है, परसेप्शन, आप कैसे देख रहे हैं चीजों को, कैसे परसीव कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये सब करते हैं भैया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। कॉग्निशन, यू वांट टू नो समथिंग, तो ये सब आ गया हमारा चिंतन। चीज शुरुआत हुई, आप किसी चीज पे समस्या आई, आप उस पर चिंतन कर रहे हैं, रीट का एग्जाम आया तो आपने शुरू किया, आपने उस पर चिंतन किया, अपने दिमाग के अंदर किया, मेंटल इमेजेस बनाई, और उसके बाद जो समस्या जब तक समाप्त नहीं होती कि मैं किस किताब से पढूं, आप जब तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपने जो बातें अच्छी तरह रिहर्स करके, यानी जो टॉपिक आपने अच्छी तरह कॉन्सेप्ट मैप के साथ जो है वो दिमाग में एलटीएम में बिठा दिया, और बार बार आप उनको रिवाइज कर रहे हो, तो जब पेपर आएगा तो वो आपको आंसर उभरे हुए नजर आएंगे।
लैंग्वेज जो है, आप किस तरीके की लैंग्वेज में, आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो अपना कंटेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, और कैसे वो आपको मदद कर रहा है आपके कॉग्निशन को बढ़ाने में। तो ये सारी बातें आप जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर तो सेल्फ की बात ज्यादा होती है, यानी इंसान वो कैसे अपना परिपूर्ण, अपना सब कुछ अच्छी तरीके से पा सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है, वो वाली बातें होती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर वही मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनको स्टडी किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर भी वही स्टडी किया जाता है, और उनके क्लिनिकल के अंदर जो है उनका डायग्नोसिस एज वेल एज उनका रेमेडी कैसे करी जाए वो की जाती है। असामान्य मनोविज्ञान एबनॉर्मल भी मिलता जुलता है, मतलब जो नॉर्मल से हटके, तो वही सेंस में मुझे लग रहा है कि वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर कि अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित। आप एनालाइज कर रहे हो बिहेवियर एक डिसेबल्ड बच्चे का, ठीक है, और आप रूट कोज पता करने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी लर्निंग डेफिशिएंसी कौन सी है, यानी उसके अधिगम में अक्षमता आ रही है, तो वो क्यों आ रही है। तो भैया आप कैसे पता करोगे, वो आप करोगे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के तहत। आपने इंडिविजुअली तौर पे बच्चे को देखा, एक बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वो प को फ पढ़ रहा है, उसे अक्षर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो बोला जा रहा है और जो लिखा जा रहा है उनके बीच में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा, तो वो एक इंडिविजुअल की बात हुई ना। उसके अधिगम में अक्षमता आ रही है, वो दिख रहा है उसके मार्क्स में कि वो एबिलिटी जितनी है और जितनी उसकी काबिलियत है उतने नंबर उसके नहीं आ रहे, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपने लर्निंग डेफिशिएंसी है। लर्निंग डेफिशिएंसी को पता लगने के बाद आप उसकी इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच अपनाओगे। जैसे कि तारे जमीन पर आमिर खान ने इंडिविजुअलाइज तरीके से उस बच्चे को सिखाया ना, उसकी इंस्ट्रक्शन करी और उसकी कैसे डिसलेक्सिया को रिमूव किया। साइको एनालिटिक भाई ये तो जो है ये अनकॉन्शियस को रिवील करके उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो सारा फ्रॉइड वाली बात आ जाती है, वो नहीं है। बिहेवियरल अप्रोच भी नहीं है, व्यवहार की बात नहीं है, आपको उसकी लर्निंग आपके जो है अधिगम नहीं हो पा रहा, उसकी डेफिशिएंसी है, उसको रिमूव करना है, तो वो वाली बात है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहु इंद्रिय अप्रोच जो है वो एक आंसर हो सकता है, मगर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन अप्रोच एक बड़ा जवाब है, जिस बड़े जवाब के अंदर मल्टी सेंसरी तो अपने आप में ही आ गया है, तो इसलिए हमें बड़े वाला आंसर लिखना पड़ेगा। क्योंकि वो मल्टी सेंसरी अप्रोच के अलावा आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर आप और भी बहुत ज्यादा मटेरियल यूज कर सकते हो, आप कंक्रीट मटेरियल यूज कर सकते हो, और डिसेबल्ड को आप जो है उसके अंदर उसके माता पिता उनका भी हेल्प ले सकते हो उसके इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में। सिर्फ मल्टी सेंसरी तो एक आंसर हुआ ना, एक स्टेप हुआ मदद करने का, उसके अंदर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन अप्रोच में तो आप बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते हो, तो इसलिए बढ़िया आंसर जो है वो 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी चीजों को ऐसे नीचे की ओर मिलाकर एक साथ करके देखना, वो तो है। रियलिस्टिक थिंकिंग में आप करते हो। क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन, एक चीज के कई यूजों को देखना, नई नई बातें देखना, वो भी होती है एक रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर, यथार्थवादी चिंतन में। इवैल्यूएटिव थिंकिंग, इवैल्यूएट करना, सही क्या है, गलत क्या है, क्या शोध हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो सब भी है। ऑटिस्टिक थिंकिंग नहीं होती, ऑटिस्टिक थिंकिंग होता है स्वलीन चिंतन, यानी कि आप जो है अपनी ही सोच में लगे हुए, आप समाज के साथ नहीं मिलते, आप जो है आप बहुत सारी चीजों के पक्षों को नहीं देखते, और आप अपने डे ड्रीमिंग फैंटेसी टाइप ये ऑटिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी कि अपने सपनों में लगे रहना, तो वो जो है वो रियलिस्टिक यथार्थवाद से इसका संबंध, यथार्थवाद चिंतन से इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। अब जन्मजात अभिप्रेरक इन्नेट मोटिव होते हैं, वो हमारे प्राइमरी मोटिव होते हैं जो कि हमारे फिजियोलॉजी यानी कि शरीर से जुड़े हुए होते हैं। अब इनमें देखिए शरीर से जुड़ा हुआ रोटी कपड़ा और मकान, तो हंगर भूख इसका आंसर आ गया। अवार्ड, पनिशमेंट, इंसेंटिव्स, ये तीनों जो हो गए भाई ये सेकेंडरी मोटिव्स हो गए, द्वितक हो गए, यानी कि जो है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक ना होकर इन्नेट है, इन्नेट ना होकर ये जो है ये समाज से जुड़े हुए हैं, जो कि आप जो है एक्वायर करना चाहते हो, आप किसी से अवार्ड लेना चाहते हो, मगर इन्नेट जो होते हैं वो तो जन्मजात हैं। हंगर हो गया, भूख हो गई, रोटी कपड़ा मकान, ये सारा है ना, तो अवार्ड पनिशमेंट जो है वो इसके अंदर इंसेंटिव नहीं आएंगे। भैया स्टेट वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक पे, आप देखिएगा हमेशा क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है। अब देखते हैं क्या देखते हैं, इनमें से ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। प्रमुख नियम नहीं है। अब प्रमुख नियम जो है वो देख लीजिए कौन से होते हैं।
पहला होता है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर जब तक तैयार नहीं हो तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो तो है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना एक चीज को बार बार करोगे, यूज करोगे, आपकी लर्निंग अधिगम बढ़िया होगा। डिसयूज करोगे तो उसे भूल जाओगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि कुछ करके आपको जो है बढ़िया लगता है, पॉजिटिव फील होता है, तो वो लर्निंग आपको बढ़िया लगती है और वो ज्यादा स्थायी और आपको याद रहती है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों बात की थी। लॉ ऑफ जनरलाइजेशन की उसने बात नहीं की थी, तो इसका आंसर आ गया लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। एक और सवाल लर्निंग डिसेबल्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, प्रत्यक्षीकरण प्रभाविकता, यही नहीं है। आप जो है परसेप्चुअली देख पा रहे हो, जब प और फ लिखा हुआ या फिर आप कैलकुलेशन करते हुए जो आप कर रहे हो उनके बीच में आप संबंध बना पा रहे हो, तो आप लर्निंग डिसेबल्ड हो ही नहीं सकते। अगर वो नहीं हो रहा, परसेप्चुअली इफेक्टिव नहीं हो, तभी तो अधिगम में अक्षमता आ रही है। अधिगम में अक्षमता आ रही है तो जिस इमोशनल इनस्टेबल हो गई, यानी सांवेगिक अस्थिरता हो तो होगी, डिसऑर्डर होगा अटेंशन में, आप जो है परसेप्चुअली ऑर्गेनाइज ही नहीं हो, जिसके कारण आप अटेंशन कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, क्योंकि एक चीज में फोकस तो जब होगी ना जब वो सीएनएस जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके संबंध स्थापित कर देगा। तो ये डिसऑर्डर भी होती है। इम्पल्सिविटी यानी आवेगिता भी होती है। आवेगिता इसलिए होती है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हो, वो वाले बच्चे। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर अटेंशन का और इम्पल्सिबिलिटी, ये तीनों चीजें तो जो होते हैं लर्निंग डिसेबल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये उनके फीचर्स हैं। परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस ये उनका फीचर नहीं है, और नहीं वाला ही हमें बताना था, तो ये इसलिए इसका आंसर है। परसेप्चुअली इनइफेक्टिव होते हैं वो, तो प्रत्यक्षीकरण में अप्रभावी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मतलब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है। एडजस्ट करना, भाई एडजस्ट जो कर पाता है तो उसका मेंटल हेल्थ तो बढ़िया ही रहती है, तो ये नहीं हो सकता। इमोशनली जो मैच्योर है, यानी कि जो अपने संवेगों पर काबू कर लेता है और कैसे, कहाँ और कैसे पेश करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस में जो बात आती है, तो वो तो उसकी तो बढ़िया मेंटल हेल्थ रहेगी, तो ये भी नहीं है। जिसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंस होगा तो अपने निर्णयों की वो क्षमता होगी, यानी अपने निर्णयों को वो कहेगा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैंने लिया है, तो वो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। तो ये तो है। तो ये आंसर में बताना है कि जो गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है इनटॉलरेंस, यानी कि असहनशीलता। अगर आप असहनशील होंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा। आपके अंदर सहनशीलता होगी तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। असहनशीलता होने के कारण आपको दूसरे की बातें पसंद नहीं आएगी, जिसके कारण आप जलते कुड़ते रहेंगे और मानसिक स्वास्थ्य फिर आपका दिक्कत करेगा, उसने ये क्यों बोला, उसने ये क्यों बोला। असहनशीलता, तो थोड़ी सहनशीलता डेवलप करने की जरूरत है हम सभी को, मुझको, आपको, सभी को, तो गुड मेंटल हेल्थ के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड की बात किसने की थी, उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसे किसने किया था, भाई वो किया था पीटर सॉल्वे और मेयर्स ने, ठीक है। ये 1990 में किया था, ये इसका जवाब है, सीधा ज्यादा जवाब है, ये है। इंट्रोड्यूस इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्होंने किया था, पॉपुलर इसको बनाया था 1995 में गोलमैन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है, विकास का सही सिद्धांत नहीं है। नहीं वाले काफी सवाल आते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं, मगर हमें तो कंफ्यूज होना नहीं, हमें तो एक एक करके सही लगाना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी। हाँ भाई, विकास जो है वो लगातार होता चलता रहता है, ये तो है, और हमें बताना नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेरे विकास में और आपके विकास में फर्क है, हाँ भाई फर्क है। इंडिविजुअल, दो लोगों के तो अंगूठों के निशान ही नहीं मिलते, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो डेवलपमेंट में है ही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मिटी होती है पैटर्न की, हाँ पैटर्न की यूनिफॉर्मिटी तो होती है कि बच्चा जो है सबसे पहले ऐसे गर्दन को हिलाएगा, फिर वो अपनी छाती को उठाएगा, फिर गुड़ लिया चलेगा, फिर पैदल चलेगा। तो एक फिजिकल डेवलपमेंट में आपने देखा ना कि बच्चे का किस दौर से गुजरेगा, तो यूनिफॉर्मिटी तो है, चाहे वो बच्चा यहाँ पे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, वो इसी तरीके से करेगा ना, तो ये तो है, ये भी नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये आंसर गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि होना चाहिए था जनरल से स्पेसिफिक। आप जो है वो जनरल रिस्पॉन्स पहले करते हो और फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करते हो। पहले आप पूरी आर्म को हिलाते हो और उसके बाद स्पेसिफिक उंगलियों से पेन पकड़ के चलाते हो, तो ये होता है डेवलपमेंट जो है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है।
पीछे स्ट्रक्चरलिज्म आया था, अब भाई फंक्शनलिज्म आ गया। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें कहा गया दिमाग के जो है हमें स्ट्रक्चर खोजने की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग के फंक्शन की बात करनी चाहिए कि किस तरीके से वो क्या क्या फंक्शंस करता है। इसकी बात जो की थी भाई वो विलियम जेम्स ने की थी। जेबी वॉटसन जो थे भाई ये व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। क्लार्क हल ने ड्राइव रिडक्शन थियरी दी थी। एडवर्ड टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग दी थी। विलियम जेम्स इसका आंसर है जिन्होंने फंक्शन, दिमाग के जो है हमें स्ट्रक्चर खोजने की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है, और इन्होंने रिएक्टिविटी टाइम और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये सारी उन्होंने बातें भी विलियम जेम्स ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी का समर्थक नहीं है भाई वो फ्रॉइड ही है। आप देख लीजिए, फ्रॉइड जो है उसने खुद अपना एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट था, वो था साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद। तो वो ह्यूमनिस्ट मानवतावादी कैसे हो गया? तो यही इसका आंसर है। मैस्लो जो है उन्होंने तो हायरार्की ऑफ थ्योरी दी थी जिसमें सबसे ऊपर सेल्फ की बात थी। रॉजर जो थे उन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, सेल्फ और आइडियल और रियल सेल्फ इसकी बात की थी, तो ये भी ह्यूमनिस्ट है। आर्थर कॉम्स भी ह्यूमनिस्ट है, इन्होंने कॉग्निशन यानी संज्ञान और जमा ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद उसको लेकर एक थ्योरी दी थी, तो ये भी हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लगे कि आर्थर कॉम और फ्रॉइड में क्या हो सकता है, तो आर्थर कॉम क्यों लगा के आएंगे? फ्रॉइड तो आपको पता है कि वो तो है ही अलग, उसकी जो स्कूल है साइकोलॉजी के अंदर थॉट का एक स्कूल है, वो अलग से ही एक मनो साइको एनालिसिस है, तो इसलिए फ्रॉइड अलग हो जाएगा। बेशक आपको आर्थर कॉम ना पता हो तो भी एक ऑप्शन जो कि आपको पता है जो मिलता ही नहीं है तो उसको अलग कर दीजिए। आर्थर कॉम ना जानते हुए, अलग लगते हुए आंसर को ना लगाएं, थोड़ा लॉजिक से सोचकर भी कई बार आंसर लगाएं। लेटेंट लर्निंग यानी छुपी हुई लर्निंग, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो टोलमैन ने दिया था। उसने कहा था कैसे चूहे जो थे उनके दिमाग के अंदर उन्होंने कॉग्निटिव मैप बना लिया था, बेशक उनके रास्ते को पानी से फ्लड कर दिया गया तो भी वो जो थे एंड तक डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे। पेवलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी, कर्ट लुईन ने जो है वो हमारा बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट इस तरीके की इक्वेशन दी थी, और थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बच्चा फ्रेंडशिप डेवलप करता है सेम सेक्सुअल ग्रुप के अंदर? आप इसे थोड़ा सा जो है फ्रॉइड की थियोरी में देखिए, ठीक है। आप जो है बच्चा जो है वो लेटेंसी जब स्टेज में होता है, यानी कि जो ऐसी स्टेज होती है जो कि हमारी फैलिक यानी कि इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बाद आती है, लेटेंट है यानी छुपी हुई है, तो बच्चा सेम सेक्सुअल ग्रुप के अंदर खेल रहा होता है यानी एडोलेसेंस में आने से पहले, और लेट चाइल्डहुड के अंदर यानी कि जो एंड वाला चाइल्डहुड खत्म हो रहा है जिसमें लड़का लड़के के साथ खेल रहा है, लड़की लड़की के साथ खेल रही है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब लेट चाइल्डहुड देखिए, लेट चाइल्डहुड का पीरियड क्या होगा? 10 से 12। आंसर में देखिए, अब 12 से 14 के अंदर तो भाई वो प्यूबर्टी आ गई, एडोलेसेंस आ गया, तो फिर तो दूसरी सेक्स की तरफ आकर्षण होगा। इस वाले में भी आकर्षण होगा, 15 से 18 में भी आकर्षण होगा, 19 से 21 एडल्ट हो गया उसमें भी आकर्षण है। सेम सेक्स की फ्रेंडशिप और उसमें इंटरेस्ट, उसी में गुम रहना, वो लेट चाइल्डहुड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आंसर है 10 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? इस पेपर में देखिए संप्रदाय पे काफी क्वेश्चन आए हैं, ये तीसरा आया है जो संप्रदाय पे आधारित है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी वो बिहेवियरिज्म को कहा जाता है क्योंकि उसमें कहा जाता है कि जो इंसान है उसका अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह खाली होता है, केवल इन्वायरमेंट की तरह जो वातावरण से है वो उससे सब कुछ सीखता है और इसलिए वो खाली होता है। जैसे कि वॉटसन ने एक फेमस स्टेटमेंट भी की थी, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, तुम जो चाहोगे मैं उसे बना दूंगा, भिखारी ये सब भी कुछ भी, तो अंदर से कुछ भी नहीं है, वो अंदर को कुछ मानते ही नहीं है, आंतरिक बातों को मानते ही नहीं है, वो सिर्फ बाहरी व्यवहार जो आप दिखा रहे हो उसकी बात करते हैं और इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ब्लैक बॉक्स यानी कि अंदर का दिमाग, ब्लैक यानी खाली, तो ये बिहेवियरिज्म ने कहा था, व्यवहारवाद ने कहा था, बाकियों ने नहीं कहा था। Which of the following psychologies is not the supporter of the view psychology as a science of soul? यानी कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। अब आप इसे लॉजिक से ढूंढिए कि वुंड ने तो एक साइकोलॉजिकल लैब बनाई जिसके अंदर उसने कहा कि मैं स्टडी करूंगा मनोविज्ञान को लैब के अंदर, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह सब करके। तो अब आत्मा को ऐसे स्टडी कर सकता है कोई? नहीं कर सकता ना। तो वुंड जो थे जिन्होंने स्ट्रक्चर की बात की, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को प्रोपाउंड किया एज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, तो वो सोल की बात ही नहीं करते, वो दिमाग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि यानी क्या क्या उस दिमाग में स्ट्रक्चर है।
और ये तीनों तो देखिए बहुत पुराने हमारे फिलोसोफर हैं। अब जो फिलोसोफर दर्शन शास्त्री होंगे वो ज़्यादा आत्मा इन सारी बातें करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो अल्टीमेटली फिलोसफी दर्शन शास्त्र का ही तो एक ऑफ रूट निकला, यानी उससे ही निकला था वो, इसलिए इसका आंसर जो है वो है विल्हेम वुंड। लास्ट क्वेश्चन एरिक्सन, इन पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, इनकी भी स्टेजेस को ध्यान से देख के जाइएगा। अब सीधा सा क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, उसमें बच्चा कौन सा एज ग्रुप का होता है। वही आ गई हमारी स्टेज 4। 8 स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। परिश्रम बनाम हीनता, जो हमारा स्कूल में बच्चा जा रहा है, जो हमारा प्राइमरी स्कूल में बच्चा आ रहा है, जो 6 से 12 वर्ष का है, तो वो इसके अंदर होती है। तो ये आ गया ऑलमोस्ट 6 से 11 ईयर्स। और इसके अंदर देखिए ये वर्च्यूज हैं, इनको भी थोड़ा आप देख के जाइएगा, यानी कि कौन सी चीजें अल्टीमेटली बच्चा जो है वो डेवलप करता है, किन वर्च्यूज पे आधारित है। पहली जो है वो विश्वास बनाम अविश्वास। इसके अंदर जो वर्च्यू है वो है होप का, यानी आशा का। अगर बच्चा जो है विश्वास अपने केयर टेकर में, अपने माता पिता में एस्टैब्लिश करता है, तो वो एक अच्छे ईगो क्राइसिस को सॉल्व कर लेता है। और वो होप यानी एक वर्च्यू होप का, यानी कि एक उसको उम्मीद होती है कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे माँ बाप आ जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो है एक विश्वास वाली ईगो डेवलप कर लेता है और फिर वो जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, यानी स्वतंत्रता बनाम लचीलता। इसके अंदर होती है विल, कुछ कर जाना, यानी कि टोडलर, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है शैशव अवस्था में ही, आप मान लीजिए 1.5 से 3 साल का, ठीक है, जो अभी प्री स्कूल नहीं गया है, घर पर ही है, खेल रहा है, तो विल यानी वो कोई चीज करना चाहता है, स्वतंत्र होकर करना चाहता है। और अगर उसे नहीं करना दिया जाता तो उसको शक पैदा होता है अपनी ही एबिलिटी के ऊपर। इसके बाद आता है इनिशिएटिव, पहल शक्ति बनाम दोष। बच्चे के अंदर पहल शक्ति हमें बढ़ानी चाहिए, वो पर्पस। ये प्री स्कूल का बच्चा ये करने लग जाता है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल से पहले वाला स्कूल होता है, 3 से 5 वर्ष का बच्चा। और इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप करता है वो करता है पर्पस का, यानी कि क्या औचित्य है। स्टेज 4 जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, इंडस्ट्री परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि वो कितना काम करता है और अगर उसे नहीं करने दिया जाता है तो क्या वो हीनता का भाव बना लेता है। तो और इसके साथ शुरू होता है कंपिटेंस, यानी कितनी कौशलता के साथ वो कर रहा है। ये स्कूल एज का बच्चा होता है। एडोलेसेंस का आप देख सकते हैं आइडेंटिटी, यानी कि आपको जो है अहम की पहचान में क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ, या फिर आप एक रोल कंफ्यूज वाले क्राइसिस में फंस गए हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके अंदर जो वर्च्यू है वो है फिडिलिटी का। इंटीमेट रिलेशनशिप, यानी इससे रिलेटेड है कि आप किसी के साथ आप घनिष्ठ संबंध बना रहे हो या अलग थलग रहते हो। अब घनिष्ठ संबंध किससे रिलेटेड वर्च्यू होगा, वो प्यार से रिलेटेड, तो लव हो गया यंग अडल्ट में। अब जनरेटिविटी, आप कुछ ज्ञान की जनना करना चाहते हो, आप कोई नई चीज करना चाहते हो, यानी कि अब आपके शादी हो गई है, ऑलमोस्ट बच्चे वगैरह हो सकते हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हो। या फिर स्टैग्नेट, या फिर आप एक नौकरी कर रहे हो उसमें ही राजी खुशी रह रहे हो और कुछ आप नई चीज नहीं करना चाहते, जो कि मिडिल एज क्राइसिस भी कहा जाता है। कि कई बार 40-45 की दौर पे आकर बंदा जो है वो एकदम नौकरी छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ देता है, क्योंकि वो मिडिल एज क्राइसिस में है, क्योंकि वो कुछ जनरेट करना चाहता है, वो बोर हो गया, उक्त गया है। कि वो पहले तो स्टार्टिंग में सोचता है कि नौकरी मिल जाएगी तो सब बढ़िया हो जाएगा, फिर लगता है शादी हो जाएगी जब ठीक हो जाएगा, मगर जब शादी हो गई फिर बच्चे भी हो गए तो भी वो जो चीज वो पाना चाहता है, तो उस चीज में जो क्राइसिस आते हैं वो कहलाते हैं मिडिल एज क्राइसिस। तो वो कुछ जनरेट करने के कारण आते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, क्या मैं सच्ची में यही नौकरी करना चाहता था, क्या मेरा यही सामर्थ्य है। तो कई बार आपने देखा होगा जो थियरिस्ट है ना विदेश में, ज्यादातर वो मिडिल एज क्राइसिस में आने के बाद उन्होंने नई नई थियरी दी है। वो क्या ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं, नौकरी नाकरी छोड़ के, और जो चीज वो करना चाहते हैं वो करते हैं। और फिर देखिए हम जैसे लोग उन्हीं की थियरी सारी, हमारे देश में ये बहुत ही कम है हमारे लिए, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल है नौकरी छोड़ देना और ये सब कर पाना। ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर, यानी एंड में ये देखना कि मैंने जो किया वो बढ़िया तरीके से किया, मौत को खुशी से अपनाना, या फिर निराशा की ओर से अपनी जिंदगी को देखना कि मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, हाय मैं ये बन सकती थी। और जो इसके साथ वर्च्यू जो डेवलप होता है भाई, वो डेवलप होता है विजडम का, यानी कि विवेक का, और ये ओल्ड एज में आता है। तो ये सारी स्टेजेस, उनसे रिलेटेड वर्च्यूज, उनसे रिलेटेड अवस्थाएं, और ये जो टेबल है ना, इस टेबल को एरिक एरिक्सन ने, मतलब ये मैंने बनाई है, एरिक एरिक्सन की टेबल है ये मनोसामाजिक विकास की। आप जो है 1-2 बार इसे लिख कर करिए, लिख कर करेंगे ऐसे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और जोड़ कर देखेंगे ना सारी चीजों को, कि यानी कि जो छोटा बच्चा है तो वो ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है या अविश्वास पैदा कर रहा है, तो उसकी थ्योरी को रट्टा मत मारिए, उसको छोटे बच्चे को सोचते हुए ये सारी लिखिए, 1-2 बार लिखिए, उसको चेक कीजिए, तब आपको हमेशा याद रहेगी और आपको मदद करेगी
एग्जाम में भी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं। पढ़ते रहिए। ये इस एग्जाम की आंसर की है जिसे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।